सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार। मैं हूं सौरभ फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर और हमने बीते कई सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं एनडीए महासंग्राम सीरीज में। रोटेशन कर लिया, ग्रेविटेशन कर लिया, काइनेमेटिक्स कर लिया, एनएलएम कर लिया, सेंटर ऑफ मास कर लिया। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हीट भी इन्वॉल्व है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी इन्वॉल्व है। तो इसके हम 15 क्वेश्चंस जो है कवर करने वाले होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप थोड़ा कम रिस्पांस दे रहे हो वीडियोस पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसा कोई करा भी नहीं है YouTube पे। आपको इस वक्त देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार एनटीए अभ्यास के क्वेश्चन कर लोगे चैप्टर वाइज तो आपको एटलीस्ट लेवल पता चल जाएगा कि लेवल क्या है एनटीए अभ्यास का, लेवल क्या है एनटीए का, और क्या लेवल पर जेई में भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आया था और मैं तो डालूंगा यार सारे चैप्टर। आपको अपना काम पता है, आपको क्या करना है। तो चलिए बिना देरी के जो है हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। उसका पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हमारी स्क्रीन पर आ गया है और वो है बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमको बहुत बेसिक लॉजिक से हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमको बोला क्या गया है, हमको आइडियल गैस बोला गया है कि यार एक आइडियल गैस के लिए कौन सी सिचुएशन सही रहेगी। तो मुझे आइडियल गैस के लिए सिचुएशन बतानी है। अगर आइडियल गैस के लिए मेरे को नॉर्मल तरीके से बात करनी हो तो मैं क्या कह सकता हूं? पहला ऑप्शन पढ़ोगे वही आपको सही पता चल जाएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फ्रॉम टेंपरेचर T1 to T2 is equal to NCV delta T, where CV is the molar heat capacity at constant volume। इस सबको बाहर में जान दो, मुझे सिंपल सी बात बताओ। मैं एक बात जानता हूं पूरा हीट वगैरह पढ़ने के बाद कि सर डेल्टा यू जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T, बस मैं इतना जानता हूं। अब चाहे आप प्रोसेस ले लो आइसोकोरिक, चाहे आप प्रोसेस ले लो आइसोबारिक, चाहे आप ले लो आइसोथर्मल, चाहे आप ले लो एडियाबेटिक, मेरा तो डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का चेंज, वो तो एनसीवी डेल्टा टी ही रहने वाला है। अरे हाँ या ना बोलो। तुम चाहे जो प्रोसेस ले लो, मेरे लिए जो डेल्टा यू है वो डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी ही रहेगा। बस मुझे इतना पता है और इतना ही सोच समझ के मार्क करना था। पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सर दूसरा क्वेश्चन क्या? अरे सर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। दूसरे क्वेश्चन पे क्या बना हुआ है? एक ग्राफ सा बना हुआ है। हमको बोला गया है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बताना है। यार क्या बताना है? वर्क डन बताना है। अब देखो ग्राफ कैसे है, ये बना दिया पीवी कर्व। क्या बना दिया? पीवी कर्व। ठीक है भाई साहब, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे दे दिया है हमें 6, यहां पे दे दिया हमको 1, यहां पे दे दिया हमको 1 और यहां पे दे दिया हमको 5। हमको बताना है वर्क डन क्या होगा। अच्छा एक बार बताइए, अगर पीवी कर्व हो तो क्या मैं वर्क डन बता सकता हूं? हाँ या ना बोलो यार। क्या सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी इज माय वर्क डन? तो अगर मैं एक बात जानूं कि वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व ऑफ P वर्सेस V ग्राफ। अरे हाँ या ना बोलो यार, इतना तो सबको पता है, इतना बेसिक तो हमको पता है। तो अगर इस ग्राफ के बारे में बात करूं तो मुझको अगर वर्क डन बताना है तो क्या इसका एरिया बताना है? अरे हाँ या ना बोलो यार, क्या इसका एरिया बताना है? तो इसका एरिया निकालने का तरीका इस पूरे का निकाल दो और आधा कर दो। अरे सिंपल बात, इस पूरे का निकाल दो और इसका आधा कर दो। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इस ट्रायंगल का ही निकाल दो, लेकिन रेक्टेंगल का इजीली दिख जाएगा क्योंकि वैल्यूज हमको उस हिसाब से दी गई है। तो इसका 4, बेस कितना है? 4, 4 × 5 = 20, तो 20 जूल आंसर नहीं है। 20 जूल ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, लेकिन 20 जूल आंसर नहीं है। क्या है आंसर? आंसर है 10 जूल। 10 जूल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे आधे रेक्टेंगल का ही तो एरिया चाहिए, मुझे पूरे रेक्टेंगल का नहीं चाहिए। बस इतना ही सा सवाल था। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमको देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in a refrigerator the low temperature coil of evaporator is at इतना। तो हमको देखो क्या दिया है
जैसे ही हमको बोला गया लो टेम्परेचर कॉइल इवेपोरेटर और हमको दे दिया टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस, तो हम समझ जाएंगे कि यार वो T2 टेम्परेचर की बात कर रहा है हमारे COP के फॉर्मूले में। ठीक है, वो सब बताता हूं। एंड द कंप्रेस्ड गैस इन द कंडेंसर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 77 डिग्री सेल्सियस। तो जैसी कंप्रेसर की बात करी तो हम समझ गए कि यार ये तो T1 की बात कर रहा है। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्पेंट इन फ्रीजिंग 1 kg ऑफ वाटर ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेल्सियस। 1 kg वाटर को हीट करने पे, जो कि पहले से 0 डिग्री सेल्सियस है, कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी। देखो बहुत साधारण सा सवाल है, आपको सीओपी का मतलब पता होना चाहिए। सीओपी असल में जो होता है, सीओपी होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको हम बोलते हैं Q/W। और दूसरा फॉर्मूला आप देखोगे सीओपी का होता है T2/T1 T2। समझ में आया क्या? T2/T1 T2। तो क्या T2 पता है हमको? T2 को लिखो केल्विन में। एक बात याद रखना हमेशा, जहां भी फिजिक्स में टेम्परेचर की बात आ जाए, टेम्परेचर की बात आ जाए तो समझ लेना केल्विन में करना है। समझ लेना सारी चीजें केल्विन में करनी है, सारी चीजें केल्विन में करनी है। तो केल्विन में करेंगे इसको क्या हो जाएगा? 273 - 23 इज व्हाट? 0.5 250, सही बात है। और T1 कितना हो जाएगा? 77 + 273, 7 और 3 10, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 350। ठीक है, तो सीओपी निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस फॉर्मूले से। पहले इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? T2 कितना है? 250 अपॉन 350 - 250 कितना हो गया? 50/100 विच इज 1/2। सही बात है क्या? अरे 250/100 है भाई, क्या कर रहे हो तुम यार, क्या कर रहे हो तुम यार? 250/100। ठीक है, 250/100 दिस इज 2.5। सीओपी मिल गया मेरे को 2.5। अब सीओपी को इसमें यूज करते हैं, तो 2.5 इज इक्वल्स टू Q। अब देखो Q क्या होगा? 1000 × 80 × 4.2। ये हमने क्या किया? ये हमने किया यूनिट कन्वर्जन। ये हमने क्या किया? यूनिट कन्वर्जन। हमको चाहिए जूल में, जूल में चाहिए हमारा वर्क डन जो आएगा हमारा जूल में। हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना काम किया गया है, इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ है। तो क्या हमको वर्क डन बताना है? और क्या वर्क डन इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा? क्या वर्क डन इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा? क्या वर्क डन इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा? कितना आएगा? 2.5 को 5/2 लिखो, 5/2 लिखोगे तो ऊपर 2 नीचे 5। अब काटो इसको, एक तो यहां से 10 आ गया, ये 10 गया, 5 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 17, 17 नहीं 18। इसको सॉल्व करके देखना, यही आपका आंसर है। 42 × 2 इज 84, 84 × 18 153200 कुछ। इसका आंसर शायद 134400 है शायद। देखो इसका आंसर तो यही है, बाकी थोड़ा मैंने मल्टीप्लाई में गलत कर दिया शायद। 2 to the 4, 4 to the 8, 84, 84 × 18 से ही आएगा ना? 16 आएगा भाई साहब। क्या है? 16 पंजे 80 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, तो यहाँ पे 16 करो, 16 करोगे तो सही आंसर आएगा। ठीक है, 6 4 जा 4 8, 4 4 8 5 13। ठीक है, 134400 जूल आएगा आपका आंसर। ठीक है, यही हमारा थर्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सवाल था। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बताया गया है? यार देखो इसमें भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है कार्नोट साइकिल का। अब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में कुछ कुछ बोल रखा है। हमको बोला है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। इस बात को याद रखो, टेम्परेचर ऑफ सोर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेम्परेचर पूछ रहा है? टेम्परेचर 1 पूछ रहा है। एफिशिएंसी हमको दे रखी है 10%। 10% हमारी एफिशिएंसी है व्हेन हीट एग्जॉस्ट एट 270 केल्विन। हीट एग्जॉस्ट एट 270 केल्विन। क्या T2 दे रखा है? क्या ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया?
क्या ये तो फॉर्मूला वाला सवाल हो गया? क्या सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर पाओ? सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर पाओ? क्या इसमें वैल्यू डालनी मुझे आती है? क्या मुझे T1 निकालना है और क्या मुझे T2 दे रखा है और एफिशिएंसी दे रखी है? एफिशिएंसी को 10/100 लिखो, इसको 1 लिखो। T2 मुझे पता है कितना है 270 और T1 मुझको नहीं पता, वो मुझे निकालना है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 270/T1 इज इक्वल्स टू 90/100। क्या सही बात है? ये कट जाएगा तो इसका मतलब T1 जो आया वो 300 आया। T1 जो आया वो आया 300 केल्विन। T1 जो आया, टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो आया वो आया 300 केल्विन। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, सीधे हमें फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी थी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने अब आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला गया है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज नियरली 2.5 आर। समझे इसका मतलब? हमको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की वो दी गई है 2.5 आवर 2.5 आर। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया क्या हुआ? टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी C जो हो गई मोलर हीट कैपेसिटी वो हो गई 3.5 RO2। क्यों हुई ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब देखो ऐसा होता है कि CV जो होती है वो डिपेंड करती है हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमारी CV जो है वो डिपेंड करती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पर अगर डिपेंड कर रही है तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हमारे टेम्परेचर के बढ़ाने से जो हमारी 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेशनल और एक होती है वाइब्रेशनल। तो जब हमने बहुत लो टेम्परेचर पे हीट किया था तब हमारे पास केवल ट्रांसलेशनल थी। हम इसी को कंसीडर कर रहे थे एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, मैं हाई टेम्परेचर पे गया, जब हाई टेम्परेचर पे गया तो मेरे पास वाइब्रेशनल भी आ गई और मेरे पास रोटेशनल भी आ गई। तो इससे क्या हुआ? मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो गया। जैसे ही मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हुआ तो इसी वजह से मेरी मोलर हीट कैपेसिटी भी चेंज हो गई। इस बात को समझे क्या? बस इतना ही था सवाल में, इतना ही बताना था। इसके बाद चलते हैं 6th नंबर के सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन देखते हैं किस तरीके से हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, टू आइडेंटिकल कंटेनर्स A एंड B विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, ये लो A और B बना दिया हमने, फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स भी हैं इनमें कुछ कुछ। हमको बोला जा रहा है सेम आइडियल गैस है। मान लो एक गैस है तो इसमें भी वही गैस है, दोनों में सेम आइडियल गैस है, दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं है भैया, टेम्परेचर भी सेम है भैया, टेम्परेचर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि इसमें जो मास है वो है Ma और इसमें जो मास है वो है Mb। फिर हमको बोला जा रहा है कि द गैस इन ईच सिलेंडर इज नाउ अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली इसको हम जो है बढ़ा रहे हैं। आइसोथर्मली बोल रहे हैं मतलब कि डेल्टा T इज 0। आइसोथर्मली बोला तो क्या मतलब डेल्टा T 0। इसके बाद बोला कि वॉल्यूम जो एक्सपैंड करके 2v हो गई। कितनी हो गई? 2v हो गई। तो v जो है v से 2v हो गई इन बोथ द गैसेस, दोनों में 2v हो गई, इसमें भी और इसमें भी। हमको बोला क्या गया? हमको बोला गया जो इसमें चेंज इन प्रेशर आया, चेंज इन प्रेशर इन A जो है वो डेल्टा P है और चेंज इन प्रेशर इन B जो है वो है 1.5 डेल्टा P। ये हमको इंफॉर्मेशन दी गई है और हमको बोला जा रहा है Ma और Mb में रिलेशन बताइए। तो देखिए सवाल आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी दे रहा है, तो सबसे पहले तो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने दिमाग में बिठाना चाहिए कि भाई साहब सेम गैस है
उसके बाद सेम टेम्परेचर है, उसके बाद सेम वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, इसका मास ma है, इसका मास mb है। उसके बाद क्या बोला कि दोनों को मैंने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके क्या हुआ, v से 2v पे आ गई दोनों, ये v से 2v पे आ गया, ये v से 2v पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चेंज इन प्रेशर जो आया, चेंज इन प्रेशर a के लिए जो आया वो आया था डेल्टा p, और b के लिए जो आया वो आया 1.5 डेल्टा p। समझ में आया। अब एक बात देखो कि अगर मुझे डेल्टा p फॉर a लिखना है तो क्या मैं pa इनिशियल माइनस pa फाइनल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे हाँ ना बोलो यार, pa इनिशियल माइनस pa फाइनल, सही बात है। इनिशियल के लिए लिखूं तो मैं NaRT/V लिखूंगा, और फाइनल के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, NaRT/2V, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम थी V, फाइनल क्या हो गई 2V। समझ में आया क्या? मोल तो उतने के उतने ही है, R कांस्टेंट है, T क्यों चेंज नहीं किया सर? अरे बेटा डेल्टा T 0 है तो टाइम जो टेम्परेचर पहले था वही फाइनल है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये NaRT/2V हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार। ऐसे ही मुझको अगर लिखना है डेल्टा P B के लिए, अगर B के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, PB इनिशियल माइनस PB फाइनल। अरे हाँ ना बोलो। तो उसके लिए भी एकदम सेम चीज, बिल्कुल सेम, कोई लफड़ा नहीं, बस फर्क कहां आया, फर्क आया नंबर ऑफ मोल्स में। अरे भाई साहब फर्क कहां आया, फर्क आया नंबर ऑफ मोल्स में। अच्छा, क्वेश्चन ने ये बोला था कि ये 1.5 डेल्टा P के बराबर है, और इसके लिए बोला था क्वेश्चन में कि ये डेल्टा P के बराबर है। तो अब क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बहुत मजा आ जाएगा डिवाइड करके। जैसे डिवाइड करोगे डेल्टा PA बाय डेल्टा PB, तो यहाँ पे क्या 1.5 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा P कैंसिल, 1/1.5। अरे हाँ ना बोलो यार, 1/1.5 करोगे। अच्छा आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या क्या कैंसिल, RT/2V कैंसिल। अरे हाँ ना बोलो यार, RT/2V दोनों कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे बचा Na/Nb। अब Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका तो मास Ma/m लिखूंगा, और इसका लिखूंगा Mb/m। अच्छा सर मुझे ये बताओ कि ये m सेम क्यों है? क्योंकि बेटा जो गैस थी वो सेम ही थी, पहली लाइन में ये लिखा है सेम आइडियल गैस, सेम आइडियल गैस, तो इसका मतलब ये जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो दोनों के लिए सेम है, तो इसको भी निपटा दो। तो इसका मतलब घूम फिर के जो आया वो आया Ma/Mb इज इक्वल्स टू 1/1.5। अब 1.5 को क्या हम 3/2 लिखते हैं, जैसे इसको 3/2 करूंगा तो 2 ऊपर, तो क्या आ जाएगा Ma/Mb इज इक्वल्स टू 2/3, एंड दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। बहुत सुंदर सवाल, अच्छा सवाल, तरीके से करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो हमको क्या दिया है, हमको बोला है कि डीजल इंजन है। ओ भाई साहब खतरनाक, मजेदार, बहुत बढ़िया। डीजल इंजन है, टेक्स इन 1 मोल, क्या करता है भाई साहब, ये 1 मोल लेता है ऑफ एयर एट टेम्परेचर 300 केल्विन। टेम्परेचर क्या भाई साहब 300 केल्विन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 1 atm प्रेशर पे और कंप्रेस करता है एडियाबैटिकली, प्रेशर 1 atm। अब ये क्या हुआ, इसने 1 मोल लेकर के कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हुआ कैसे, एडियाबैटिकली। कौन से प्रोसेस के थ्रू कंप्रेस हुआ, एडियाबैटिकली, बहुत सुंदर मजेदार, एडियाबैटिकली। वॉल्यूम क्या हुआ, 1/32 हो गई ओरिजिनल की, ठीक है, वॉल्यूम 1/32 हो गई ओरिजिनल की, ठीक है। हमको बोला गया डायएटॉमिक गैस है, क्या है, डायएटॉमिक गैस है। द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि हमको पूछ रहा है डेल्टा टी बताइए सर डेल्टा टी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में देखो, अगर फ्लो चार्ट बनाऊं तो क्या बनाऊंगा कि हमारी सबसे पहले तो एडियाबैटिकली प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहले डीजल इंजन ने इतने मोल्स लिए, इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे,
एडियाबैटिकली हुआ तो प्रेशर हमारे इतने ही प्रेशर पर गैस कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, 1/32 हो गई उसकी वॉल्यूम। जो इनिशियल वॉल्यूम की 32 के डिवाइड हो गई हमारी फाइनल वॉल्यूम। तो अब हमें बताना है कुछ नया टेम्परेचर हो जाएगा, कुछ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हमें बताना है वो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है, और जो गैस ली गई है वो है डायटोमिक। तो सिंपल सी बात, हम क्या जानते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो इसके साथ साथ टीवी की पावर गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट होता है। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहुत सिंपल सी चीज है, एडियाबैटिक के फॉर्मूले लिखे और कुछ नहीं लिखा गधों मैंने। समझ ही नहीं आ रहा इन गधों को कि सर ये क्या, सर कौन सी भाषा लिख दी, सर ये तो पता ही नहीं है। पर गधों, एडियाबैटिक की इक्वेशन है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। हम एक बात और जानते हैं कि डायटोमिक गैस के लिए गामा जो होता है वो होता है 7/5। याद करो तुम्हारी कॉपी के पहले पेज पे ही ये चीज लिखवाया गया है, गामा 7.5 होता है डायटोमिक के लिए। अच्छा, तो अब T1 V1 गामा -1 इज T2 V2 गामा -1। वाह 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 वाह, मजा आ गया। तो अब तुम्हें T1 दिया है, T2 निकालना है, V1 और V2 में रिलेशन दिया है। तो इसका मतलब मुझे अगर T2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, T1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। अरे हाँ ना बोलो यार, 7/5 -1 करोगे तो कितना आएगा, 7/5 -1 करोगे तो कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन, 300। V1/V2 कितना है, 32। क्यों है भाई साहब, क्यों है? V1 का डिवाइड V/32 से करेंगे ना, V1 V है, V अपॉन V/32, 32 ऊपर, 32 की पावर 2/5 करेंगे, कितना आएगा, 2/5 कैसे हो गया सर, 7/5 -1 इज 2/5। तो 300 into 4 आ जाएगा ये, 300 into 4। तो T2 की वैल्यू जो आ गई 1200 केल्विन आ गई। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर पूछा है तो चेंज इन टेम्परेचर इज 900 केल्विन। ये ध्यान रखना गधों, तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है T2 नहीं, तुमसे पूछ रहा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि 1200 माइनस 300, 1200 माइनस 300 इज 900 केल्विन। बहुत ही सिंपल सवाल लेकिन अच्छा सवाल। इसके बाद चलते हैं 8वें नंबर के सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8। अरे बहुत ही सिंपल सवाल, मजेदार सवाल, ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया है, 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABC एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है भैया, डायग्राम देख लेते हैं भैया। ऐसा डायग्राम कछु दे रखो है और का दे रखो है, पीवी डायग्राम दे रखो है, का दे रखो 0 और 0। ठीक है कि नहीं, ये ऐसे बनाया है, ये ऐसे बनाया है, ये ऐसे बनाया है, ये A है, ये B है, ये C है, A से B, B से C, C से A। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर बोल रखा है भैया A पर, B पर और C पर। A पर कछु बोल रखो है, का बोल रखो है 400, B पर है 800, C पर है 600 अगेन। बहुत सुंदर, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अच्छा, अब आप देखोगे सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके इंटरनल एनर्जी के ऊपर दिए गए हैं। आपके सारे ऑप्शन जो है वो सारे इंटरनल एनर्जी पर दिए गए हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं वो होता है डेल्टा U इज NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T हमको पता होना चाहिए। CV की बात करें फॉर डायटोमिक गैस, गैस हमारी कौन सी है, डायटोमिक। CV की बात करें डायटोमिक के लिए कितना होता है, कितना होता है घनों बताओ, 5r/2 होता है। ठीक है, कितना होता है, 5r/2। तो अब ऐसा करते हैं, हम सारे के लिए मान ले AC के लिए निकाल रहे हैं, AC तो है ही नहीं, AB के लिए निकाल रहे हैं, AB के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, AB के लिए निकालेंगे तो AB, ठीक है, A से B जा रहा हूं तो N कितना है, कितने मोल्स है, 1 मोल है शायद, 1। ठीक है, तो 1 into CV is 5r/2 and delta T means फाइनल माइनस इनिशियल। सही बात है, फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो B का टेम्परेचर 800, 800 माइनस 400 इज 400। अरे हाँ ना बोलो, B का 800, 800 माइनस 400 इज
400। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 1000 आर। ऐसे ही चलते हैं बी से सी, ऐसे ही चलते हैं बी से सी। बी से सी की बात करें, बी से सी की, तो क्या लिखूंगा 1 इंटू 5r/2 इंटू अब फाइनल टेम्परेचर कितना है सी का, सी का इज माय फाइनल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो 600 माइनस 800 इज माइनस 200, तो ये कितना हो गया माइनस 500 आर, माइनस 500 आर। ऐसे ही डेल्टा यू हम करेंगे सी से ए, सी से ए करेंगे तो 1 इंटू 5r/2, फाइनल टेम्परेचर इज अगेन 400, 400 माइनस 600 इज 400 minus 600 is minus 200 again. This is minus 500 R again. तो अब आप देख लो आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेटमेंट पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, द पीवी डायग्राम ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम की हालांकि इसमें जरूरत नहीं है तो मैं बना भी नहीं रहा, डायग्राम हमको दे रखा है कुछ, चलो बना देता हूं। ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी ऐसा कुछ है, पीवी ग्राफ का डायग्राम है हमारा। हमको बोल रखा है कि ए से बी, बी से सी जब मैं जाता हूं तो मुझे वर्क डन जो होता है वो होता है 50 जूल का, वर्क डन जो होता है वो होता है 50 जूल का, और जो हीट है, जो हीट गिवन है सिस्टम को वो है 20 कैलोरी। जो हीट गिवन है, जो हीट गिवन है वो है 20 कैलोरी, 20 कैलोरी। हमको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अच्छा एक बात मैं जानता हूं, अगर मेरे को Q कैलोरी में दे रखा है तो उसमें जैसे ही मैं 4.2 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या मेरे को जूल में मिल जाएगा, क्या मेरे को जूल में मिल जाएगा। जूल में लाना क्यों जरूरी है बेटे, आपके वर्क डन जूल में बैठे हैं, आप उनको तो देखिए, ये तो कैलोरी में है, ये जूल में है, हमको यूनिट का मिसमैच नहीं करना। अच्छा बहुत सुंदर, मजा आया। डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, अरे हाँ ना बोलो यार। और हम जानते हैं कि जो वर्क डन है वो है -50, वो आपको ग्राफ देख के समझ में आएगा कि आपका जो वर्क डन है वो है -50। ठीक है, इसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे डेल्टा यू, हमें निकालना क्या है, डेल्टा यू निकालना है ना। डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब 84 माइनस -50, दिस इज 134 जूल। बहुत ही सिंपल आंसर, बहुत ही मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। अब चलते हैं सीधे 10वें नंबर के सवाल पर। 10वें नंबर का सवाल हमारे सामने आने वाला है थोड़ी देर में, जैसे मैं रब कर लूंगा सोई आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे मैं रब कर लूंगा सोई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, अगेन अ ग्राफ का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 साइक्लिक प्रोसेस है हमारा फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, 1 मोल के लिए है, ये हमें ग्राफ दे रखा है कुछ P वर्सेस V, और इस तरीके से दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे ऐसे और ऐसे है, और ये कुछ है हमारा T1 और ये हमारा T2 है, और हमको ये कुछ बोल रखा है V2 और V1। हमको बताना क्या, हमको बताना है कि तीनों में वर्क डन कैसे निकालते हैं, तीनों में वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ऊपर से जो ऑप्शंस आपके बनाए गए हैं वो और भी ज्यादा आसान बनाए गए हैं, ऑप्शंस आपके और भी आसान बनाए गए हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले जो मुझे ये बताओ कि यार जो AB है, क्या AB आइसोकोरिक प्रोसेस है, अरे हाँ ना बोलो, क्या AB जो है AB, क्या AB इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है इसका मतलब क्या डेल्टा B 0, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 तो इसका मतलब क्या वर्क डन 0, मामला सॉर्टेड।
वर्क डन 0, वर्क डन 0। इसके बाद आते हैं बीसी पे। अरे बीसी, अरे बीसी, बीसी हमारा क्या है? बीसी हमारा आइसोथर्मल है। बीसी क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी 0। अरे हाँ ना बोलो यार, डेल्टा टी 0। तो आइसोथर्मल का वर्क डन हमें फॉर्मूला याद होता है, क्या होता है? nRT ln V2 by V1, nRT ln V2 by V1। और यहाँ पे जो T है वो है T2, तो nRT2 ln V2 by V1। इस केस के लिए n भी 1 है तो आप n को भी हटा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा C से A। C से A अगर हम देखें तो वो आइसोबारिक है। आइसोबारिक क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास करना है, आइसोबारिक है। आइसोबारिक मतलब डेल्टा P0, डेल्टा P0 इसका मतलब P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। तो जब P कांस्टेंट होता है तो हमारा वर्क डन जो होता है वो होता है nR डेल्टा T। nR डेल्टा T होता है हमारा वर्क डन। यहाँ पे हमारा n1 है तो आप उसको हटा सकते हैं। डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, मतलब कि T1 माइनस T2 हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो तीनों प्रोसेसेस के हमने वर्क डन निकाल दिया। आप ऑप्शन मैच करो और आंसर मार दो। इसके बाद चलते हैं सीधे हमारे 11वें नंबर के सवाल पर। ग्यारहवें नंबर का सवाल हमारे सामने। 11वें नंबर में देखिए क्या बोला गया है। 70 कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स। 70 कैलोरी की हीट रिक्वायर्ड होती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 2 मोल्स ऑफ आइडियल डायटोमिक के लिए। 2 मोल्स ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, ठीक। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर क्या मतलब? डेल्टा पी 0 लिख दूं और टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने बोला था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब दूसरा केस आ गया। दूसरे केस में हमको पूछा गया है कि अब बताओ कितनी हीट लगेगी। अब बताओ कितनी हीट लगेगी, कैलोरी में ही बतानी है हमको, हीट कैलोरीज में ही बतानी है, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम, टेम्परेचर तो इतना ही रेज करना है, टेम्परेचर मेरे को 30 से 35 ही करना है, लेकिन अब जो मेरा प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का, मतलब डेल्टा वी 0 वाला है। समझ में आया क्या? सवाल दोबारा बताता हूं। पहला केस क्या है? दो केस दिए गए हैं, पहला केस ये, दूसरा केस ये है, ठीक है। पहले केस में हमको हीट दी गई है कि हीट हमारी 70 कैलोरी लगी, मोल्स क्या है? 2, गैस जो है वो एटॉमिक है, डायटोमिक है। हमारा डेल्टा पी 0 मतलब पहले केस में हमारा वर्क डन जो हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। उसके बाद टेम्परेचर हमने बढ़ाया 30 से 35। दूसरा केस क्या है? हमने बोल दिया कि हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक है, मतलब डेल्टा वी 0 वाला है। हमको अब बताना है हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी जब हमें टेम्परेचर 30 से 35 सेम ही करना है। तो सिंपल सी बात बताओ, जब हमारा आइसोबारिक होगा, आइसोबारिक होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा डेल्टा क्यू तो सिंपल है ना भैया, एनसीपी डेल्टा टी लिखेंगे, एनसीपी डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है भाई, बहुत सुंदर। और जब हमारा आइसोबारिक होगा, आइसोबारिक मतलब वॉल्यूम का चेंज 0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी 0 है। अगर डेल्टा वी 0 है तो इसका मतलब डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू। तो इसका मतलब जो अब हमारे लिए हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी है? वो है NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। अच्छा, अब मैं अगर इसका डिवाइड कर दूं Q1 डिवाइडेड बाय Q2, तो यहां पे मेरे पास NCV डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो कट जाएंगे क्योंकि सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बात हो रही है। N भी कट जाएगा, फर्क आएगा वो आएगा CP बाय CV का, CP बाय CV। अब CP बाय CV इज माय गामा। और डायटोमिक के लिए अभी दो सवाल पहले ही हमने बोला है 7/5 है, क्या है? 7/5, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? Q2 फाइंड करना है, तो Q1 इंटू Q1 अपॉन गामा करना है, Q1 अपॉन गामा। तो Q2 इज इक्वल्स टू 70 इंटू 5/7, तो 50 कैलोरीज में आंसर।
50 कैलोरी इज माय आंसर। तो इसी के साथ हमने 11वां नंबर का सवाल भी कर लिया। अब हमारा बचता है 12th नंबर का सवाल। 12 नंबर के सवाल पे अब हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही चिंदी सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है। आप देख के ही कर सकते हो, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल है। देखो क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि हमारे को फाइनल टेम्परेचर बताना है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ n moles of gas of ideal gases expanded under uniform pressure। प्रेशर कांस्टेंट, अरे भाई साहब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में एक्सपेंशन जो आया वो v0 से 2v0 आया है। वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आया वो आया है v0 से 2v0। अरे बहुत ही लल्लू सवाल। क्या हम एक इक्वेशन जानते हैं, pv इक्वल टू nRT? अरे बेटे वाह 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 वाह, पता है ना तुमको? ठीक है, तो ये कितनी हो गई, pv इक्वल टू nRT। अच्छा अगर यहां से मैं t1 निकालूं तो t1 कितना आ जाएगा, p0 v0 अपॉन nr। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोल बेटे, बेटे हाँ ना बोल। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो मैं जानता हूं। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V दो गुना हो गई, V दो गुना हो गई, तो क्या टेम्परेचर भी बढ़ के दो गुना हो जाना चाहिए? तो क्या टेम्परेचर भी दो गुना हो जाना चाहिए? तो T2 कितना हो जाएगा, 2p0 v0 by nr एंड दिस इज माय आंसर। खत्म। क्या दिमाग लगाना है, जीरो दिमाग लगाना है। दिमाग तुम रूम पे छोड़ के भी जाओ तब भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, थोड़ा बड़ा सवाल लगेगा लेकिन है कुछ नहीं, एकदम लल्लू सवाल है। क्या बोला गया है, 2 moles of an ideal gas at temperature T0 is 300 Kelvin was cooled isochorically so that the pressure was reduced to half। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मोल्स कितने हैं सबसे पहले, 2 मोल्स। उसके बाद बोला है कि टेम्परेचर क्या है इनिशियल, 300 केल्विन। मेरा प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है। प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक। उसके बाद बोला है सो दैट द प्रेशर वाज रिड्यूस्ड टू हाफ। प्रेशर P से P/2 हो गया, प्रेशर P से P/2 हो गया। देन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, अब इतना मामला खत्म। अब आ गया मेरा आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस है, द गैस एक्सपेंडेड टिल द टेम्परेचर गॉट बैक टू द इनिशियल वैल्यू। अब क्या हुआ कि जो हमारी गैस थी, गैस एक्सपेंड करी और टेम्परेचर अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ गया। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो यार। हमको बताना है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। हुआ क्या भाई साहब, दो अलग अलग सिनेरियो चल रहे हैं, एक चल रहा है आइसोकोरिक, एक चल रहा है आइसोबारिक। आइसोकोरिक मतलब क्या, डेल्टा V 0, तो क्या वर्क डन भी 0। अरे हाँ ना बोलो यार, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इस आइसोकोरिक के प्रोसेस में ये बोला गया कि भैया 2 मोल्स हैं गैस के, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है और हुआ क्या कि मेरा प्रेशर P/2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, प्रेशर P/2 हो गया, प्रेशर आधा हो गया। तो जब मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर आधा हुआ तो क्या टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा। प्रेशर आधा हो गया ना, प्रेशर P/2 हो गया तो टेम्परेचर आधा हो जाएगा। टेम्परेचर आधा होगा इसका मतलब कि कितना हो गया, टेम्परेचर फाइनली कितना हो गया, 150 केल्विन, 150 केल्विन हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया, 150 केल्विन। अच्छा, अब हमसे पूछा गया था हीट एब्सॉर्ब। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो डेल्टा Q होता है वो होता है NCV डेल्टा T, जो कि डेल्टा U के बराबर है, डेल्टा U के बराबर है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं इसको 2 × 5R/2 और डेल्टा T क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब माइनस का 150।
माइनस का 150। बहुत सुंदर। अब आते हैं हम आइसोबारिक पे। आइसोबारिक में अगर मेरे को लिखना है आइसोबारिक में, तो अब क्या होगा, अब मेरा इनिशियल टेम्परेचर क्या है 150 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर क्या है जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू मतलब कि 300 केल्विन, मतलब 300 केल्विन। अब मुझे बताना है कि मेरा हीट क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा। तो अब इस केस में अगर मुझे डेल्टा क्यू लिखना है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखूंगा। अरे हाँ ना बोलो यार। तो मेरा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स्ड है, डेल्टा यू तो कोई सा भी प्रोसेस हो, एनसीवी डेल्टा टी होता है, तो एन सीवी डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि पॉजिटिव 150, पॉजिटिव 150 प्लस आइसोबारिक का वर्क डन अभी पीछे ही बताया था, क्या होता है एनआर डेल्टा टी, क्या होता है एनआर डेल्टा टी। एन कितना है 2, आर कितना है आर, डेल्टा टी क्या हो जाएगा अगेन 150। बहुत सुंदर। अब ये दोनों हीट मेरे को ऐड करनी है, ये दोनों हीट मेरे को ऐड करनी है। ऐड क्यों करनी है, क्योंकि टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड पूछा है। तो अब आप देखोगे ये वाला मामला और ये वाला मामला तो कैंसिल, ये नेगेटिव x ये पॉजिटिव x, तो ये वाला मामला कैंसिल। तो आपका फाइनल जो बचेगा वो बचेगा 2r * 150, 2 * 8.314 * 150, मल्टीप्लाई आप खुद ही कर लेना, आंसर आपका यही है। ठीक है, इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त कर लिया। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका चिंदी चाहिए जहां तक मुझे याद आ रहा है, दोनों आपके लल्लू सवाल बचे हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको बता रहा है फिर से जो हमारा कार्नोट इंजन का क्वेश्चन था सेम वैसा है, सेम वैसा अगर मैं आपको छुड़वा भी दूं तो भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी दी गई है 25%, फिर आपको बोला गया है देखो एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर, एग्जॉस्टिंग हीट, एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर अगेन हमको T2 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कितना हो गया 300 केल्विन। अरे हाँ ना बोलो यार, 300 केल्विन हुआ कि नहीं हुआ। आपसे फिर से T1 पूछ रहा है, आपको फिर से पूछ रहा है T1 बता दो, T1 बता दो। तो क्या फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, फॉर्मूला मुझे पता है एफिशिएंसी का क्या होता है 1 - T2/T1, 1 - T2/T1। क्या मुझे T2 पता है 300 केल्विन, क्या मुझे एफिशिएंसी पता है 25/100 = 1 - 300/T1। अरे सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। 300/T1 = 75/100। सही बात है ना, 25 को इधर लेके आया मैं तो 1 - 25/100 सीधा 75/100। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 300 × 100/75। ठीक है, 75 से काट दो इसको, 25 से कट जाएगा ना, 25 की 75, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा आपका 1200/3। इसका मतलब 400 केल्विन आपका T1 आ जाएगा। T1 आपका कितना आ गया 400 केल्विन। बहुत ही लल्लू सवाल। 400 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कर दोगे, वो तो आपको करना आता ही है। 400 में से 273 घटा दो, आपका डिग्री सेल्सियस में जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपके डिग्री सेल्सियस में ही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया, और ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा सवाल है कि जो आपकी कॉपी के थ्योरी के पन्नों में है, आप जाकर के देखोगे तो थ्योरी में मिल जाएगा आपको ये सवाल। आपको पीवी डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है, आपको पीवी डायग्राम क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे दिया हुआ है यार। ये बहुत सुंदर सा ग्राफ है, ये ग्राफ जो है बहुत सुंदर है, मुझे बहुत प्यार है इससे, पप्पी ले लूं मैं इसकी अगर मुझे मौका मिले तो। ए बी सी डी, आप एक बार देखो कि ये जो ग्राफ है सीधे सीधे हमको बताता है कि यार आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का मामला चल रहा है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का चल रहा है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है। जो जो आइसोथर्मल है उनके टेम्परेचर क्या होंगे बराबर, उनके टेम्परेचर क्या होंगे कांस्टेंट। तो एक बार मैं चेक कर लूं कि मैंने नेमिंग सही करी है क्या। हाँ जी बिल्कुल मैंने नेमिंग सही करी है, एबीसीडी बिल्कुल सही है। तो अब हम ये जानते हैं कि यार जो हमारा ऊपर वाला होता है ये हमेशा आइसोथर्मल होता है, और ये वाला जो होता है ये होता है हमारा एडियाबैटिक।
और अगर ये एडियाबेटिक तो इसका मतलब हमारा TA जो है वो TB के बराबर हो जाएगा और TC जो है वो TD के बराबर हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन है। तो हमको ये चीज इस ग्राफ में समझ में आनी चाहिए कि कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक। तो आज के हमने 15 सवाल जो हैं पूरे कर लिए। अगली वीडियो में हम अपने 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के सवाल कर रहे होंगे फटाफट। थर्मोडायनामिक्स भी हम इसी तरीके से समाप्त कर देंगे। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनटीए महासंग्राम। इसमें हमें पूरे चैप्टर जितने भी हमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं, पूरे 30 सवाल करने हैं। आपको क्या करना है यार, आपको मेरे साथ बैठ करके पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और सिर्फ इतना काम नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, धुआंधार इसको शेयर कर दो और दोस्तों तक पहुंचा दो ताकि उनको भी पता चले। देखो एनटीए की सीरीज बनी हुई है पूरी YouTube पर जो केवल ट्यूटर्स जेई बना रहे हैं। तो देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।